नमस्कार। मैं जन्मता शिवम गौतम। हमारे देश में ज्यूडिशरी जिस तरीके से काम कर रही है और खासकर जो एक इंटॉलरेंस जैसी स्थिति बन गई है कि आप ज्यूडिशरी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, उस मामले में एक बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है। जिस तरीके से एनसीईआरटी के मामले की सुनवाई हुई थी, तब हमने तमाम सवाल उठाए थे और ये कहा था कि इस मामले में जो 3 अधिकारी हैं, जिनमें से एक फ्रांस के नागरिक हैं, उन लोगों को नेचुरल जस्टिस के तहत सुनवाई का मौका दिए बगैर जिस तरीके से उन्हें दोषी ठहराया गया, उनके खिलाफ सजा का आदेश दे दिया गया, वो बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इस मामले पर कुछ और लोगों ने भी टिप्पणियां करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के सीजीआई ने उन सबको खुलेआम ये धमकी दे दी थी कि जो लोग भी इस तरीके से जुडिशरी को डिफेम करने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं और हमें सांड को सींगों से पकड़कर काबू में करना आता है। इसी कड़ी में तमिलनाडु की तिरुचि में एक तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके छात्र हैं 3rd ईयर के ऋषि ए कुमार। ऋषि ने इस पूरे मामले पर एक ब्लॉग लिख दिया और उस ब्लॉग में उन्होंने कहा कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किया है वो सही तरीके से न्याय नहीं है। उन्होंने इस मामले में वही सारे सवाल उठा दिए जिनकी चर्चा हमने अपने वीडियो में कई बार की है और भी आप सब लोगों ने उसकी चर्चा की है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एनसीईआरटी के लोगों ने जो कहा था, आपको अगर बुरा लगा है, आप ये कह रहे हैं कि आप 8वीं के बच्चों को ये नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, इतनी गलती मानी जा सकती है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो तथ्य नहीं है। जुडिशरी के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा था वो वास्तविक था और तथ्यों के आधार पर था। ऋषि ने इस मामले में ब्लॉग लिख दिया। उसके बाद ऋषि का ये कहना है कि उनकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को, उनके जो अधिकारियों को, तमाम जजों की तरफ से, वकीलों की तरफ से फोन आए कि आप इस ब्लॉग को हटवाइए और इस स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने ऋषि से ये कहा कि आप ये ब्लॉग हटा दीजिए, लेकिन ऋषि ए कुमार ने साफ कह दिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं जो कानून पढ़ रहा हूं उसके हिसाब से मैंने जो अभिव्यक्ति दी है वो संविधान के आर्टिकल 19A के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट बनता है उसी के अनुरूप है। ऋषि ने यह भी कहा कि चूंकि मैं गलत नहीं हूं इसलिए मैं इस ब्लॉग को हटाने नहीं जा रहा हूं। और जब ये बात खुल गई कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उस पर दबाव पड़ रहा है, तो फिर यूनिवर्सिटी ने स्पष्टीकरण दिया और ये कहा कि हम कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम ऋषि को अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने का काम भी नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ किसी तरीके की दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि पहले जब उन्होंने ये कह दिया ऋषि से कि हमारे पास जजों के और वकीलों के फोन आ रहे हैं, तो फिर उन पर यह मामला भी बन सकता था कि जिन लोगों ने धमकाने की कोशिश की है उनके नाम उजागर किए जाएं। अब आप सोच सकते हैं कि एक सामान्य स्टूडेंट जो लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अगर उसने किसी फैसले पर, उसकी लीगलिटी पर, उसके जो जुडिशियल कंसर्न है उस पर सवाल उठा दिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के वकील उसको धमकाने का राइट रखते हैं? बाद में जैसा हमने आपको बताया था कि जस्टिस सूर्यकांत जो सीजीआई हैं, उन्होंने भी इस मामले में जब उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही तैश में आकर लोगों को धमका दिया है, तो उन्होंने कहा कि हम भी जानते हैं कि ये जनता का राइट है, जनता का अधिकार है कि वो हमारी आलोचना करे, और हम इतने ज्यादा संवेदनशील भी नहीं है कि हर आलोचना पर प्रतिबंध लगा दें। यानी वो अपने आप को या फिर जुडिशरी को ये कहते हुए नजर आए कि जनता जुडिशरी के फैसलों की आलोचनात्मक टिप्पणियां कर सकती है। अब जो टीएनएलयू का जो मामला है, इससे लोगों के अंदर फिर से रोष आ गया है।
लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या हमारे देश की जुडिशरी बाकी सभी संस्थाओं से कमजोर है, क्योंकि एक तरफ जुडिशरी ही है जो सनातन को मिटाने की बात करने वालों को, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष से लेकर हर पद पर कीचड़ उछालने वाले लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर छोड़ देती है। लेकिन जुडिशरी के बारे में जैसे ही कहीं कुछ लिखा जाता है, कुछ बोला जाता है, तो एकदम ये कहा जाता है कि इससे जुडिशरी घायल हुई है, वो ब्लीड कर रही है, जैसा कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था। अब यहां चूंकि ये युवा है, एक छात्र है, वो उन चीजों को नहीं समझ पा रहा है कि हमारे देश में सच बोलना भी कितना ज्यादा मुश्किल है, खासकर जुडिशरी के बारे में। और उसी युवा जोश में इस युवक ने ये कह दिया कि मैं इस ब्लॉग को नहीं हटाऊंगा, और अब इस मामले में ऐसा लगता है कि इसकी जीत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी साफ कर चुकी है कि वो किसी तरीके का प्यूनिटिव एक्शन ऋषि के खिलाफ नहीं लेंगे, और जुडिशरी भी खुलकर ये नहीं कह सकती कि आपको ये जो आर्टिकल है, जो ब्लॉग है, ये हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते हैं तो निश्चित तौर पर जनता सवाल पूछेगी कि एक तरफ आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लोगों को गाली देने का, नरसंहार करने का भी छूट दे देते हैं, नरसंहार का आह्वान करने की छूट दे देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मद्रास हाईकोर्ट की ही जज जस्टिस एस श्रीमती ने इस मामले में कहा था कि जब अमित मालवीय के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी तमिलनाडु पुलिस, तो अमित मालवीय की याचिका पर उन्होंने कहा था कि इस मामले में जिस व्यक्ति ने नरसंहार का आह्वान किया है, डेंगू की तरह, कोरोना की तरह सनातन को मिटाने की बात की है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो दूसरा व्यक्ति उससे सवाल कर रहा है, आप उसको जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर जस्टिस एस श्रीमती ने इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के उन जजों पर भी सवाल उठा दिया था जिन्होंने उदयनिधि स्टालिन के पक्ष में फैसला दिया था, उसके बयानों को हेट स्पीच नहीं माना था। एक तरफ तमाम राजनेता होते हैं और जब उनके खिलाफ कुछ कहा जाता है, उनके डिफेमेशन के मामले जब कोर्ट में पहुंचते हैं, तो कोर्ट में कई बार ये कहा जाता है कि नेताओं को मोटी चमड़ी का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कोई उनकी आलोचना करता है, बुरा भला कहता है, तो उन्हें उसको सहने की शक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है और जनप्रतिनिधि है। तो फिर जुडिशरी के जो लोग हैं, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या वो संवैधानिक संस्था नहीं है? क्या जो संविधान के नियम उपनियम उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं? क्या वो आकाश से उतरे हुए खुदा हैं या खुदा के दूत हैं? वो भी हमारी आपकी तरह इंसान हैं, और उनके भी फैसलों पर अगर वो कानून के हिसाब से आपको सही नहीं लगते हैं, तो आप विरोध नहीं कर सकते, तो कम से कम सवाल तो कानून का तरीके से उठा सकते हैं। इस स्टूडेंट ने भी तरीके से ही वो सवाल उठाए थे। अगर इस तरीके का दबाव न बनाया गया होता, तो इस मामले में एक बार फिर से जुडिशरी की इस तरीके से किरकिरी नहीं होती। अब यह साफ है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज या वकील खुलेआम तो ये नहीं कह सकता है कि हाँ, हमने फोन किया था, हमने यूनिवर्सिटी को दबाव में लेने की कोशिश की थी, और इसीलिए यूनिवर्सिटी को यह कहना पड़ा कि हम इस विद्यार्थी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। ये वास्तव में सच्चे साहस की जीत है। जब तक आप सच्चा साहस नहीं दिखाएंगे, आपको न्याय नहीं मिल सकता है, आप न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। क्योंकि जो लोग इस तरीके की चीजों को कर रहे होते हैं, वो हमेशा अपनी उस एक जो उनका दबाव है, एक जो ऑरा है, उसको बनाए रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा जो ये दबदबा है, ये हमेशा बना रहे और कोई हमसे सवाल न करे, हम जो चाहें वो करें, हम जैसे चाहें संविधान की मनमानी व्याख्या कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे ऊपर सवाल नहीं होना चाहिए। और
ज्यादातर कई जो जज हैं, सिटिंग जज भी जब भी भाषण देते हैं तो इस तरीके की बातें करते हुए नजर आते हैं। जस्टिस नागरत्ना तो इस मामले में बहुत फेमस हो चुकी हैं। वो तो इस तरीके से कहती हैं कि जो जजों के पुराने फैसले होते हैं उन्हें नए जजों के द्वारा नहीं बदला जाना चाहिए, उन जजों की राय का सम्मान किया जाना चाहिए। अब ये जज साहब ये नहीं बताते कि जनता की राय से संसद चुनी जाती है और संसद के जो तमाम सांसद हैं बहुमत से, और कई बार तो दो तिहाई बहुमत से जिन कानूनों को पास करते हैं, क्या उनकी राय का सम्मान सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं करना चाहिए? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 3 या 5 जज और कभी कभी 7 या 9 जज संसद के द्वारा बनाए हुए जनता के प्रतिनिधियों की राय के द्वारा बनाए हुए कानूनों को झटके में खारिज कर देते हैं, वही जज ये कहते हैं कि पुराने जजों के फैसलों पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। क्यों नहीं उठाए जाने चाहिए? अरे आपने कोई बहुमत से भी पास नहीं किया है। 3 जज या 5 जज में से 4-1 से अगर कोई फैसला हो गया है तो क्या उस फैसले का रिव्यू 9 जजों की बेंच में नहीं होना चाहिए? और अगर 9 जजों की बेंच ने फैसला दे दिया है तो फिर 13 जजों की बेंच हो सकती है, 18 जजों की हो सकती है, और फुल हाउस कोर्ट भी तो बैठ सकता है। चूंकि पूरे देश का अगर मामला है, संविधान के मामलों की आप व्याख्या कर रहे हैं, तो आपको भी अपने फुल हाउस कोर्ट में ऐसे फैसले लेने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एनजेएसी के मामले में 4-1 से फैसला कर दिया गया, और जो एक जज थे जो पूरी तरीके से एनजेएसी के पक्ष में थे, पूरी तरीके से कॉलेजियम के खिलाफ थे, उनकी राय को दबा दिया आपने। एक तरफ आप हर केस में केशवानंद भारती वाले मामले को ले आते हैं, कहते हैं कि वहां पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, उसका नियम बनाया गया है। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के तमाम जो नियमों को बदलने का काम किया जाता है, मनमानी व्याख्या करने की कोशिश की जाती है, क्या उससे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रभावित नहीं होता है? हम तो बार बार और हर जगह कहते हैं कि अब तक जितने संविधान में संशोधन संसद द्वारा नहीं किए गए हैं, उससे ज्यादा संशोधन तो सुप्रीम कोर्ट संविधान में कर चुका है, लेकिन उनकी कहीं चर्चा नहीं होती है। संविधान के तमाम नियमों को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्व्याख्यायित कर दिया गया है, उनके मीनिंग बदल गए हैं। अभी रिसेंटली पिछले दिनों जिस तरीके से जस्टिस पार्दीवाला और आर महादेवन की बेंच ने जो आर्टिकल 200 और 201 को लेकर किया था, या फिर कॉलेजियम के तौर पर आर्टिकल 124 को पूरी तरीके से आपने बदल दिया, तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी जुडिशरी के उस चरित्र को दिखाती है जिसके तहत वो लोग काम कर रहे हैं। और अगर किसी व्यक्ति को, भारत के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को आप एग्जीक्यूटिव पर सवाल उठाने की आप छूट दे देंगे, आप विधायिका पर सवाल उठाने की छूट दे देंगे, आप किसी भी व्यक्ति को अपमानित करने की छूट दे देंगे, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई कानूनी सवाल भी उठता है, कानून का प्रश्न भी उठता है, तो आप उसको धमकाने लगेंगे। हम तो कहेंगे कि इस मामले में सीजीआई को अब स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऋषि ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है और वास्तव में जो टीएनएलयू है उसके बीसी को, उसके प्रोफेसर्स को सुप्रीम कोर्ट के जजों और वकीलों की तरफ से धमकाया गया है, तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र में सभी की जवाबदेही होती है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, या फिर लेजिस्लेचर ही क्यों नहीं हो, सबके सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं और बिना जवाबदेही के लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। अब ये जुडिशरी को साबित करना पड़ेगा कि इस देश में लोकतंत्र है या फिर कुछ लोग लोकतंत्र की जवाबदेही से ही भी ऊपर है, यानी लोकतंत्र से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।
जय भारत।